चलिए हिस्ट्री के क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है मौर्य काल प्रगति पर है। मौर्य काल में जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैंने पिछले क्लासेस में बिंदुसार तक पढ़ाया था और चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित भी कई जानकारियां आपको प्रदान की गई थी। मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था, मौर्यों के स्रोत के बारे में बताया गया था। आज चलिए हम लोग अशोका को शुरू करते हैं और उनके अभिलेख को। अशोक के बारे में अगर कहा जाए तो ये मौर्य काल के जो थे सबसे महान शासक थे। अशोक के बारे में शुरू में कई तरह के कन्फ्यूजन्स रहे कि वो कौन है, क्योंकि जो भी अभिलेख नहीं पढ़े जा सके थे तब तक बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। लेकिन अशोक से संबंधित अभिलेख 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। लेकिन इन्होंने गलती कर दी, जेम्स प्रिंसेप ने। इन्होंने जो अभिलेख पढ़ा 1837 में पहली बार, उससे जो इन्होंने समझा कि ये जो देवनाम पिए हैं, देवनाम पिए का नाम था, वो राजा तीस हैं। राजा के जो थे तीस सिंहली राजा थे श्रीलंका के। ये गलतफहमी में आ गए। लेकिन जल्द ही 1915 में, बहुत जल्द तो नहीं हुआ, लंबा टाइम तक रहा, मास्की में अशोक का नाम जो है देवनाम पिए के साथ पढ़ लिया गया। देवनाम पियदस्सी का अर्थ होता है, पाली भाषा है, देवताओं का प्यारा। ठीक है, देवताओं का प्यारा राजा देवनाम पियदस्सी। तो जब पढ़ लिया गया तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। इस कन्फ्यूजन को दूर करने में स्वयं श्रीलंका से संबंधित कई बौद्ध ग्रंथों का योगदान था, जिसमें दीपवंश, महावंश का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी लिखा गया है जो देवनाम पियदस्सी है वो जो है अशोक से संबंधित है, न कि अशोक का जब भी आप स्टडी कीजिएगा तो उन्होंने जो गद्दी प्राप्त किया था 272 बीसी में, ठीक है, और वो कब तक सत्ता में रहे? 232 बीसी तक रहे। बीसी उल्टा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक साल जो है आपका 273 से 272 तक, एक साल तक जो है अव्यवस्था का दौर रहा, जिस दौरान जो है माना जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी और पटना के अगम कुआं में डाल दिया था। इसमें कितनी सच्चाई पता नहीं, लेकिन बिंदुसार के बाद उत्तराधिकार युद्ध जरूर हुआ था, जिसमें अशोक जो है विजयी रहा था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जब अशोक गद्दी पर बैठे तो उनका शासनकाल जो शुरू हुआ उसके बाद से वर्ष गिना जाता है कि अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में क्या किया, 13वें वर्ष में क्या किया, 14वें वर्ष में क्या किया, ठीक है। ये चीज़ को विशेष रूप से 12वें वर्ष में, 21वें वर्ष में इस चीज़ को विशेष रूप से आपको केयर रखना है, ठीक है। इसी संदर्भ में एक चीज का चर्चा भी हो सकता है कि अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया। कौन सा युद्ध किया? प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किया, जिसमें व्यापक नरसंहार हुआ,
ठीक है, रक्तपात हुआ, जिससे ऐसे तो आप देखते हैं कि चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हों या बिंदुसार हों, उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य भौगोलिक सीमा को प्राप्त कर चुका था, यानी कि उधर सिंधु नदी घाटी से साउथ में श्रवणबेलगोला तक, इधर बंगाल तक। तो इससे आगे जो है जितना संभव नहीं था, क्योंकि हिमालय था, पर्वत था, समुद्र था नीचे, उस साइड जो है आपका पाकिस्तान तरफ हिंदू कुश पर्वत, सिंधु नदी थे, उधर फारस का साम्राज्य था। तो अशोक को जीतने के लिए विशेष कुछ नहीं था। कलिंग जो था मौर्यों के अधीन पूरी तरह से नहीं आ पाया था, तो संभवतः उसने इसलिए कलिंग के विरुद्ध युद्ध किया। लेकिन जब वहाँ पर भीषण रक्तपात हुआ, लाखों लोग मारे गए और अशोक खुद कई लोगों को बंदी बनाकर लाया, तो अशोक का हृदय कहा जाता है कि युद्ध से दिमाग उनका जो है हट गया। अब ये युद्ध विजय में विश्वास नहीं रखने लगे। कलिंग युद्ध के रक्तपात को देखकर वो युद्ध विजय की जगह धम्म विजय पर विश्वास करने लगे। उनका कहना था कि धम्म विजय जो है उससे पूरे विश्व को जीता जा सकता है, लेकिन युद्ध विजय से कुछ क्षेत्रों को ही जीता जा सकता है। धम्म विजय जो है अस्थायी होता है, परमानेंट होता है, लेकिन युद्ध विजय जो होता है टेम्परोरी होता है। आज कोई किसी क्षेत्र को आपने जीत लिया, हो सकता है कल जो है वो जो है क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दे। लेकिन धम्म विजय, धम्म एक विचारधारा उनका था, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत अभी प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में। ये विचारधारा का प्रभाव अगर किसी पर पड़ गया, आपके विचारधारा का प्रभाव, तो वो जो विजय होता है वो हमेशा के लिए टिक जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है अशोक का धम्म विजय जो था वो लगभग आपका चीन को भी जीत चुका था, श्रीलंका को भी जीत चुका था, साउथ ईस्ट एशिया, यूनान तक भी। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे कैसे जीत चुका था। क्योंकि उन्होंने जो धम्म प्रचार के लिए भेजा अलग अलग स्थानों पर अपने प्रचारकों को, सारे लगभग सफल होकर लौटे। ठीक है, उन्हीं के प्रचार का प्रयास था कि आज जो है बौद्ध धर्म विश्व के कई देशों का, खास करके साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में बहुत ही, या श्रीलंका हो गया, बहुत ही प्रभावी स्थान बना चुका है। ठीक है, तो इसी को आप धम्म विजय समझ सकते हैं। बाकी डिटेल जो है आपको मुख्य परीक्षा में भी पढ़ना है। ठीक है, इस क्लास में भी धम्म विजय के बारे में कुछ कुछ आपको जानकारी जरूर मिल जाएगी। तो खैर, शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, उसके बाद क्या होता है, हेमचंद्र राय चौधरी प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। कलिंग युद्ध के बारे में लिखते हैं, अशोक का पहला और अंतिम युद्ध था। क्लियर? ये हेमचंद्र राय चौधरी का विचार है। इसके बाद इन्होंने किसी तरह का कोई युद्ध नहीं किया। इसके बहुत सारे पक्ष हैं। ठीक है, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अब जो अशोक के जीवन से संबंधित कुछ और जानकारी रखें, जो इनसे संबंधित फैक्ट्स है जो आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं। एक तो है तृतीय बौद्ध संगति। दो 255 BC में हुआ था, आपको पता है, पटना में। देखिए 272 से 232 के बीच आ रहा ना, 255 BC में। ठीक है, पटना में हुआ था। उस समय राजा कौन थे? अशोक थे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अशोक के किसी भी अभिलेख में बौद्ध धर्म के तृतीय संगति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। हेडिंग अब दे दीजिए, अशोक की उपाधियां और नाम। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। व्यक्तिगत नाम, अशोक। राजकीय नाम, प्रियदर्शी। राजकीय उपाधि, देवनाम प्रिय। ये तीनों को अच्छी तरह से रखना है आपको याद। अशोक जो नाम है किस अभिलेख पर है, ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, एक तो 1915 वाले मास्की अभिलेख मैंने बताया, उसके अलावा जो है मास्की, निट्टूर, गुर्जरा, एकदम कंठस्थ चारों रखिएगा, उदय गोलम, एकदम कंठस्थ रखिए, मास्की, निट्टूर, गुर्जरा, उदय गोलम। ये चारों स्थान पर जो अभिलेख मिले हैं उसमें अशोक का नाम मिला है। ठीक है, इसके अलावा अशोक के बारे में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम मिले हैं, जैसे मगध का राजा, भाब्रू बैराट, अशोक मौर्य। ये कहाँ मिला है? जूनागढ़ अभिलेख में मिला है। रुद्रदामन का जूनागढ़ है ना, रुद्रदामन बाद में आए अशोक के बाद। उसी ढंग से अशोक वर्धन, ये पुराणों में मिला है, अलग अलग पुराणों में कौन सा नाम मिला है? अशोक वर्धन। पियादसी, ये मिला है कंधार अभिलेख अफगानिस्तान में। पियादसी राजा कहाँ मिला है? पियादसी राजा कहाँ मिला है? गया का बराबर गुफा में, बिहार में गया है, बराबर गुफा, गया। ठीक है, अशोक के नाम से संबंधित जो है इतनी जानकारी आपको जरूर रखनी है। ठीक है, फिर जो है आपको किसी भी परीक्षा में अशोक के नाम से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। धर्म प्रचारक को जो उसने विश्व के अलग अलग हिस्सों में भेजा था वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे पहले उसके बेटा और बेटी जो थे वो कहाँ गए थे? महेंद्र और संघमित्रा, बेटी थी संघमित्रा, श्रीलंका। सोन और उत्तर को भेजा था स्वर्णगिरी,
मज्झिम नाम के बौद्ध भिक्षु को भेजा था हिमालय क्षेत्र के राज्यों में। हिमालय क्षेत्र। उसी ढंग से मझनतिक को भेजा था कश्मीर और कंधार। कंधार जान रहे हैं, अफगानिस्तान में है। आगे इधर देख लीजिए। को भेजा था महिष मंडोला। उसी ढंग से महादेव को कहाँ भेजा था? महिष मंडल। उसी ढंग से रक्षित नामक बौद्ध भिक्षु को भेजा था वनवासी में। यौन धर्म रक्षित को अपरांत क्षेत्र में भेजा था। महाधम रक्षित नामक बौद्ध भिक्षु को महारथ में भेजा था। महारथ उड़ीसा को बोलते थे, ठीक है। इस ढंग से अलग अलग क्षेत्रों में अशोक के द्वारा अपने बौद्ध भिक्षुओं को भेजा गया धम्म प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म मत बोलिएगा, धम्म प्रचार। धम्म उसकी अलग विचारधारा थी। जिस ढंग से अकबर की दीन इलाही विचारधारा थी, उसी ढंग से धम्म विचारधारा जो थी किसके द्वारा विकसित की गई थी? अशोक के द्वारा। न अशोक का धम्म बहुत सफल रहा, न अकबर का दीन इलाही बहुत सफल रहा। एक चीज जानिएगा, ये धम्म और दीन इलाही में बहुत ही समानता था, ठीक है। स्टेट लेवल पर तो नहीं, लेकिन आईएएस में हो सकता है कि कभी इन दोनों के बीच, इन दोनों विचारधाराओं के बीच तुलना से संबंधित प्रश्न आ जाए, इसलिए दोनों को गहराई से स्टडी करना है। इसके बाद आप देखते हैं कि अशोक के जीवन से कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे यौन धर्म रक्षित, यौन शब्द जो आपका है ये यूनानी शब्द है। एक नाम आया था यौन धर्म रक्षित, जो अपरांत गए थे। तो यौन धर्म रक्षित से क्या अर्थ निकलता है कि यूनानी बौद्ध भिक्षु भी अशोक के काल में थे, ठीक है। उसी ढंग से जूनागढ़ अभिलेख में एक व्यक्ति का नाम तुस्सप, अधिकारी थे कोई, तुस्सप का उल्लेख मिलता है। तुस्सप नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये फारसी भी हो सकते हैं, यानी कि ईरानी भी हो सकते हैं, या यूनानी भी हो सकते हैं। यानी कि फारसी यूनानी दोनों तरह के अधिकारी जो थे अशोक के अधीन कार्य करते थे, या भिक्षु भी कार्य करते थे, ठीक है। अशोकावदान एक पुस्तक है, अवदान है। उसमें क्या जानकारी मिलती है? अशोक की माँ का नाम का जानकारी मिलता है, ठीक है। अशोक की माँ सुभद्रांगी थी। ये चंपा की थी, चंपा की ब्राह्मण थी, ब्राह्मण की बेटी थी, ठीक है। चंपा मीन्स भागलपुर, बिहार का पूर्वी शहर, ठीक है। तो ये चंपा की राजकुमार, जैसा कि बिंदुसार का जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि नेपाल, खस इत्यादि क्षेत्र में और गंधार तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिससे दबाने अशोक गए थे, ठीक है। तो अशोक के द्वारा जब कश्मीर और गंधार क्षेत्र में विद्रोह दबाने के लिए वहाँ गए थे अशोक,
तो उन्होंने वहां पर श्रीनगर की स्थापना की थी और खोतान शहर की स्थापना की थी। श्रीनगर आप जानते हैं भाई जम्मू कश्मीर में है और खोतान जो है चाइना में पड़ता है। ये दोनों शहर माना जाता है कि अशोक के द्वारा स्थापना किया गया था। और एक किस स्रोत से पता चलता है? ये पता चलता है राजतरंगिणी कलहन का। ठीक है, कलहन का राजतरंगिणी से पता चलता है कि श्रीनगर और खोतान जो है अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अलावा अशोक की पत्नी के बारे में भी, पत्नियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है उसको देख लीजिए। असंघमिता, पहली जो रानी थी असंघमिता, ये मुख्य रानी थी जिसको वैदिक काल में महिषी कहा जाता था और अन्य रानियों को परिवृति। तिसारक, कारुआकी, पद्मावती। 4 रानियों के बारे में जानकारी मिलती है। पुत्र पुत्री बता ही दिया गया है, आप लोग भी जानते होंगे, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, इन 4 रानियों में ये है, इन पर आरोप जो लगा था तिसारक पर बौद्ध भिक्षुओं का अपमान करना। ठीक है, कारुआकी अशोक के पुत्र तीवर की मां थी, जो कौशाम्बी प्रयाग, एक ही अभिलेख है दोनों, कंफ्यूजन मत रहिएगा। अकबर ने कौशाम्बी से प्रयाग ले आया था, कौशाम्बी में मूल रूप से था, इसको अकबर ने कहाँ ले आया था? प्रयाग। इस अभिलेख में कारुआकी का अभिलेख है। इसलिए इसको जो है कहा जाता है रानी का अभिलेख। अब प्रश्न आएगा आपका, रानी का अभिलेख निम्न में कौन है? तो दोनों में कोई एक ऑप्शन रहेगा, प्रयाग या कौशाम्बी, दोनों नहीं रहेगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो प्रयाग अभिलेख हो जाएगा या कौशाम्बी अभिलेख उत्तर हो जाएगा। ये कुणाल की माता थी। इस ढंग से इनके परिवार के बारे में आप जाने, जो जानकारी प्राप्त हो पाई है। ठीक है, अब उत्तर मौर्यों के बारे में थोड़ी बहुत जान लीजिए, जहां से प्रश्न बनता है। उत्तर मौर्य काल, इसे मत लिखिए, मौर्यों के अन्य शासक। अशोक के जाते ही कुल 137 वर्षों तक जो है आपका मौर्यों का शासन रहा। जिसमें 47 वर्ष तक अशोक के बाद के राजाओं ने शासन किया, लेकिन अशोक समझ लीजिए अंतिम शासक था। अशोक की मृत्यु के बाद 232 BC में पूरा मौर्य साम्राज्य जो था 2 पार्ट में बट गया। एक पार्ट पूर्व की ओर मगध क्षेत्र जो था, दूसरा पार्ट पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश में। यहाँ का शासक जो था कुणाल बना और बाद में संप्रति बना, और यहाँ पर शासक बना दशरथ। यानी कि जिस साम्राज्य को चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार और अशोक ने अपनी मेहनत से पाला पोसा था, ठीक है, शक्तिशाली बनाया था, उस साम्राज्य को
2 पार्ट में विभाजित कर दिया उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा। दशरथ के बारे में जो पता चलता है नागार्जुनी गुफा से, ठीक है। इन सारे क्षेत्रों का अगर आप देखिएगा जो साक्ष्य मिलता है, अंतिम जो शासक था मौर्यों का बृहद्रथ था। ब्राह्मण जो है अशोक को पसंद नहीं करते थे, या ब्राह्मण ग्रंथ में देखे हैं कि शूद्र की दर्जा दिया गया है, निम्न कुल का दर्जा दिया गया है, ठीक है, अशोक मौर्य शासकों को, ठीक है, यानी कि पसंद नहीं करते थे। और मौर्यों का अंत भी जो है ब्राह्मण के द्वारा किया गया। वो ब्राह्मण था पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश की स्थापना की। तो अंतिम शासक भी प्रश्न में आता है बृहद्रथ, ठीक है। अब चलिए अशोक के अभिलेखों पर चर्चा करते हैं। अशोक के अभिलेख जो थे वो कई प्रकार के थे, ठीक है, जिसमें आप पार्टीशन कर सकते हैं। बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट, ओके। ये पिलर एडिक्ट लघु स्तंभ लेख, माइनर पिलर एडिक्ट। उसके अलावा जो एक आपका था गुहा लेख, गुफा का गुहा लेख के भी डिक्ट, ठीक है। तो इस ढंग से आपको जो है स्टडी करना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं कि कहाँ पर क्या मिला है, ठीक है। तो पहले जो जानकारी आप ले लीजिए कि ये जो कौन कौन से लेख थे और कहाँ मिलते थे, ठीक है। ये मैप है इंडिया का। इसमें जो है पहले जो है हम लोग करेंगे, जो बृहद शिलालेख है उसको दिखा दिया जाएगा। तो 2 बृहद शिलालेख जो है पाकिस्तान में है, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा। यहां दिखा लीजिए 2। अब आ जाइए कलसी। कलसी जो है देहरादून में है, ठीक है। गिरनार
गुजरात में है, जूनागढ़ में। धौली, जौगढ़, थाने में है सोपारा। कुर्नूल जिला में है एरागुड्डी। ठीक है, टोटल तो 14 बृहद शिलालेख हैं, लेकिन मिले हैं 8 स्थानों में। ठीक है, इसका जिला जो है आपको क्लियर होना चाहिए। शहबाजगढ़ी जो है पाकिस्तान का पेशावर जिला में है। मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिला में है। कलसी जो है देहरादून में है। जौगढ़ जो है गंजाम में है। एरागुड्डू कुर्नूल में है। गिरनार जो है जूनागढ़ में है। सोपारा जो है ठाणे जिला है, महाराष्ट्र। ये तो आपका हुआ बृहद शिलालेख, जो 8 स्थानों पर 14 बृहद शिलालेख मिले हैं। इसका जो है सूत्र याद कर लीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, शाम को गिद्ध जागे सोए। ठीक है, शाम शहबाजगढ़ी मानसेहरा, को कलसी। ठीक है, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी। ठीक है, गिद्ध गिरनार, धौली, जागे कंप्लीट कर दीजिए, जौगढ़, सोपारा, एरागुड्डी। ये बहुत ही अच्छा सूत्र है, शाम को गिद्ध जागे सोए, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, कि इन 8 स्थानों से 14 अभिलेख मिले हैं। ठीक है, जौगढ़ से जो है 3 टोटल बृहद शिलालेख मिला है। क्लियर, सबसे ज़्यादा। ये ध्यान रखिएगा, इसको खंडित शिलालेख भी बोला जाता है। ठीक है, अब जो है ये बृहद शिलालेख हो गया। इसमें क्या था नहीं था, इसको जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। लघु शिलालेख, कुछ प्रमुख लघु शिलालेखों के बारे में हम लोग बात करते हैं। शिलालेखों का इतना अधिक महत्व था कि D.R. भंडारकर जो इतिहासकार हैं, उन्होंने पूरे अशोक के काल का इतिहास ही लिख दिया है शिलालेखों की मदद से। रूपनाथ, जबलपुर, गुर्जरा, दतिया, MP में है दोनों। ठीक है, सारनाथ, वाराणसी यूपी में है, लिखते जाइएगा जिनको पता नहीं होगा। भब्रू, बैराट, जयपुर राजस्थान, मास्की, रायचूर जिला कर्नाटक, गोबीमठ
पालकी गुंडू, एक कोप्पल जिला कर्नाटक में है। देखिए रूपनाथ जो होगा, इसको ब्लैक से दिखा देता हूं, प्लेसेस को समझ जाइएगा। रूपनाथ यहाँ पर होगा जबलपुर में, यहीं पर आपका होगा गुर्जरा, ठीक है। सारनाथ वाराणसी, इस जगह है सारनाथ। भाब्रू जो है आपका जयपुर में है, इस जगह है भाब्रू। भाब्रू बैराट भी कहा जाता है, मत्स्य महाजनपद जो था यहीं था। मास्की रायचूर में आ गया। गोबीमठ पालकी कुंडू इसी जगह है, गोबीमठ पालकी कुंडू, ठीक है। ये कोप्पल जिला में है। तो इस ढंग से जो है आपका ये 6 लघु शिलालेख का हुआ। कुछ और शिलालेख के बारे में जानकारी ले लीजिए। ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जतिन रामेश्वर, ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में है। एरागुड्डी में दोनों मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एरागुड्डी जो है वहां दोनों मिला है, यानी कि बृहत शिलालेख भी मिला है और लघु शिलालेख भी मिला है। राजुल मंडगिरी, ये दोनों जो है आपका आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिला में है। इसके अलावा अहरौरा मिर्जापुर जिला यूपी, सहगौरा गोरखपुर जिला, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका हरौरा सहगौरा, ये सब जो है लघु शिलालेख हैं, ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट्स। इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। इसके बाद कुछ हम लोग बात कर लेते हैं स्तंभ लेखों की। तेरह स्तंभ लेख टोटल मिले हैं, ठीक है। 7वां स्तंभ लेख जो है सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। बृहत शिलालेख का अगर बात कीजिए तो 14 बृहत शिलालेख मिला है, जिसमें 13वां बृहत शिलालेख जो है सबसे बड़ा है। क्लियर? ये दोनों चीज को क्लियर रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तंभ लेख भी इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से मिला है वो सबको देखिए। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठा, ये दोनों जो था ये दिल्ली में है भी, लेकिन मूल रूप से कहाँ था, इसका नाम से आपको पकड़ना है। मूल रूप से था ये टोपरा में, और ये था आपका मेरठ में, ठीक है। दिल्ली मेरठा बोला जाता है, ये था मेरठ में। और फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उन्होंने इसको उखड़वा करके दिल्ली में लगवा दिया था। तो अभी कहाँ है? दिल्ली में है। फिरोज शाह
तुगलक द्वारा लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा नंबर है उस पर बात करते हैं। लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण बिहार। लौरिया अरेराज पश्चिम चंपारण बिहार। रामपुरवा पश्चिम चंपारण। प्रयाग, प्रयाग में जो है स्तंभ लेख मिला है, इलाहाबाद यानी कि यूपी। ठीक है, तो 6 स्थानों पर जो है आपके कुल जो है आपके 13 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं और 7वां स्तंभ लेख जो है वो सबसे बड़ा है। इतना कंसेप्ट को याद रखिएगा। और दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठा जो है, टोपरा और मेरठा से दिल्ली लाया गया था। टोपरा जो है सहारनपुर जिला में है, ये लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, अब चलिए लघु स्तंभ लेख की बात कर ली जाए। स्तंभ लेख जो होता था पत्थरों पर बना हुआ होता था। ठीक है, और इसके ऊपर अलग अलग जानवरों की आकृति होती थी। ये कहाँ कहाँ से मिला है? पहला जो मिला है रुमेन देईस से मिला है, नेपाल। निगालिसार, निगालिसार नेपाल। कौसाम्बी प्रयाग, दोनों एक ही है। ठीक है, यूपी। सारनाथ यूपी, वाराणसी में है, इलाहाबाद में है। सांची ये जो है रायसेन में है, एमपी, भोपाल के पास है। ठीक है, सांची में शेर जो 4 शेर वाला है यहीं से मिला है। ठीक है, सारनाथ से भी मिला है। तो ये जो है कौसाम्बी और प्रयाग के बारे में एक तो आपको याद रखना है 5 स्थानों से मिला है। ठीक है, और दूसरा जो याद रखना है आपको, जो ये कौसाम्बी प्रयाग इसका क्यों नाम पड़ा, मूल रूप से जो था ये कौसाम्बी में था। ठीक है, लेकिन अकबर के द्वारा जो मुगल बादशाह थे उन्होंने क्या किया था, कौसाम्बी का जो आपका अभिलेख था, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख था, उसको कहाँ ले आए थे? प्रयाग ले आए थे। इसे रानी का भी अभिलेख कहते हैं, क्योंकि रानी कारुवकी जो अशोक की पत्नी थी उनके द्वारा इसमें कुछ लिखाया गया था। ठीक है, और ये स्पेशली जो लघु स्तंभ लेख होते थे ये राजकीय आदेश से संबंधित थे। सांची यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जो है सारनाथ है। ठीक है, 2 स्थान को दिखा देते हैं, बाकी मेंस में बताया जाएगा जो जो जरूरत होगा। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का नाम मेरे द्वारा लिखा दिया गया है। अब जिस स्थान को लोकेट करना चाहते हैं मैप में, सीधे उस डिस्ट्रिक्ट में जाइए, एटलस में देख के, और वहाँ पर लोकेट कर देना है। डिस्ट्रिक्ट में ही, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है इसके लिए। अब आ जाइए गुहा अभिलेख के विडिक्ट। गुहा अभिलेख जो था आपका, अभी 2 के बारे में मैं बता रहा हूं, बाकी मुख्य परीक्षा में बताया जाएगा। बराबर की गुफाएं,
नागार्जुनी गुफाएं। दशरथ और ये जो है अशोक से संबंधित है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये था आपका एडिक्ट सारा सब टाइप का। ठीक है, ये जो आपका बृहद शिलालेख है उसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा 13वां है, उसका सूत्र जो है उससे याद कर लीजिएगा। कुछ विशेष तथ्य जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जिसमें पहला जो आपका है, कौशाम्बी से प्रयाग कौन लाया था? लघु स्तंभ को अकबर। इसको रानी का अभिलेख भी बोलते हैं, कारवाकी। ठीक है, और इसमें कई अन्य राजाओं ने भी बाद में इसी अभिलेख पर लिखवाया। ठीक है, जैसे कारवाकी पहले थी, फिर कौसम का अभिलेख भी इसको बोलते हैं, उसके बाद समुद्रगुप्त ने इसी पर लिखाया, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बाद में मुगल बादशाह जहांगीर ने भी इस पर लिखवाया। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक है भाब्रू जो लघु शिलालेख का लिखाया गया था आपको, भाब्रू बैराट लघु शिलालेख। ये जो वर्तमान में है कलकत्ता में है। ठीक है, कलकत्ता इसको कौन लाया था? कनिंघम ने लाया था, अंग्रेज अधिकारी। तीसरा जो है लघु स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठा। इस सहारनपुर से दिल्ली लाया गया, ये मेरठ से दिल्ली किसने लाया था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक। कृषकों के हित के लिए बहुत सारा इन्होंने वर्क किया था। इस संदर्भ में और कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। भाषा, लिपि। अगर बृहद शिलालेख की बात करें, ठीक है, तो 8 स्थानों पे प्राप्त हुए हैं 14 बृहद शिलालेख। उन 8 स्थानों में जो 2 स्थान पर आपके थे, पहले 2 शाम को गिद्ध जागे सोए, शाम वाला जो बात हम कर रहे हैं, ठीक है, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो पाकिस्तान में है। ठीक है, ये खरोष्टी लिपि में। ठीक है, शेष सभी बृहद शिलालेख किसमें है? जो इंडिया में बाकी है, ब्राह्मी लिपि। भाषा प्राकृत, चाहे इसका हो चाहे इसका हो। ठीक है, लिपि भले ही अलग है लेकिन भाषा। अफगानिस्तान के लैम्पाक और लफगान, वहां पर का विशेषता यह है कि अरामाइक भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
उसी ढंग से कंधार अभिलेख, कंधार का जो है शेरकुना अभिलेख, यहाँ का जो खासियत है, दो भाषा दो लिपि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ग्रीक अरामाइक भाषा का प्रयोग किया गया है। ये कंधार का हो गया। इसके अलावा जो ध्यान रखिएगा अशोक का अभिलेख का विशेषता, पहला बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, हालांकि कन्फ्यूजन कुछ रह गया था। 1915 में मास्की में जो पढ़ा गया अशोक का नाम, तो क्लियर हुआ कि देवनागरी जो है अशोक के लिए ही यूज होता है। सबसे बड़ा बृहद शिलालेख, तेरहवां। सबसे बड़ा स्तंभ लेख, 7वां। ये जो है कुल 13 है और ये जो कुल 14 है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। बृहद शिलालेख 2 हो गया, ठीक है, मेजर एंड माइनर, और स्तंभ लेख भी 2 हो गया, मेजर एंड माइनर, ठीक है। उस सारे को अलग अलग करके मैंने लिखा दिया है। अब किस शिलालेख में क्या है और मौर्यों की प्रशासनिक स्थिति, धार्मिक, राज, सामाजिक, वो अगले क्लासेस में होंगे। तब तक आप लोग जो है स्टडी